नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 2024 लोकसभा चुनाव अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। तैयारी तीसरे फेज की हो रही है, लेकिन आज हम आपको छठवें और सातवें चरण के उस चुनाव के उस हिस्से में लेकर चलेंगे जिसके भरोसे पर एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की 27 सीटों पर जाति समीकरणों के साथ होने वाले इस चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि दिल्ली जीतने के लिए यूपी की 80 सीटों पर इन दोनों अलायंस की नजरें हैं। ऐसे में यूपी की स्पेशल 27 सीटें कितनी महत्वपूर्ण हैं और कैसे ये पूरे चुनाव के गणित को बना और बिगाड़ सकती हैं, दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट में। चौबीस चुनाव में 80 का समीकरण किसके साथ जाएगा पूर्वांचल? कुर्मी, बिंद, राजभर, निषाद, कौन सुलझाएगा जाति विवाद? दलित ओबीसी बनाम पीडीएफ फाइट, एनडीए या इंडिया, कौन राय? देश की सत्ता में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है जिसने यूपी की 80 सीटों को साध लिया उसका संसद में राज तिलक कंफर्म है। ठीक उसी तरह अगर यूपी का दिल जानना है तो पूर्वांचल को अपनी मुट्ठी में करना जरूरी हो जाता है। यही सत्ता का समीकरण है और यही राजनीति का अंक गणित भी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें और विधानसभा की 403 सीटों में से लगभग 1/3 सीटें पूर्वांचल से आती हैं। सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि जिसका भी सियासी दबदबा पूर्वांचल पर कायम रहता है वही लखनऊ की सत्ता पर काबिज होता है। यही नहीं, जिसने भी यूपी का अंक गणित ठीक से समझ लिया उसके हिस्से में देश का राजयोग आता है। यही वजह है कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव की लड़ाई शुरू होते ही पूर्वांचल पर कब्जे की सियासी लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। 19 में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे। आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मों से न देखें। ये विकास की मेरी यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का कमाया होगा। हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन और बीजेपी की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। ये बीजेपी उठाएगा, भारतीय जनता पार्टी का कमाया होगा। 18वीं लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों को 7 चरणों में बांटा गया है। अब जबकि 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, ऐसे में यूपी के रण में सभी पार्टियों के कदम अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ चले। सत्ता पक्ष और विपक्ष जातीय जुगलबंदी के सहारे मतों को सहेजने में जुटे। छठवें चरण की 14 और 7वें चरण की 13 सीटों पर जातीय राजनीति का खेल खुलकर देखने को मिलने लगा है। गैर यादव ओबीसी की असली लड़ाई छठवें व 7वें चरणों के चुनाव में शामिल पूर्वांचल की 27 सीटों पर देखने को मिलेगी। इन दोनों चरणों की दर्जन भर से अधिक सीटों पर कुर्मी, राजभर, निषाद, बिंद, कुशवाहा जैसी ओबीसी जातियां हार जीत में अहम भूमिका निभाती हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने इन सीटों पर कुर्मी, राजभर, निषाद जैसी जातियों पर अधिक दाव लगाया है। विपक्ष की कोशिश बीजेपी के साथ ही एनडीए के सहयोगियों अपना दल सोनेलाल, एसबी, एसपी और निषाद पार्टी की पकड़ को ढीली करने की है। 5वें और 6ठे चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश की करीब 27 सीटों के चुनाव है। पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी वेव है और अगर ओबीसी वेव है तो उसका फायदा किसको मिलेगा? ओबीसी चेहरे से प्रधानमंत्री कौन बन सकता है या ओबीसी लीडरशिप किस पार्टी के पास स्ट्रांग है, ये सारे इश्यूज लोकसभा चुनाव में लोग जरूर देखते हैं। और इनका जो समीकरण है ये
सीट दर सीट अलग अलग है। कई कई जगहों पे ओबीसी और सवर्णों के साथ अलायंस बनता नजर आता है, कहीं ओबीसी का माइनॉरिटी के साथ अलायंस बनता नजर आता है, कहीं ओबीसी का दलित के साथ अलायंस बनता नजर आता है। चूंकि ये पिछड़ा काफी रहा है, बहुत लंबे समय तक सबसे ज्यादा लेबर यहां से माइग्रेट करता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहां बहुत सी तब्दीलियां आई हैं और मुझे लगता है कि इसका असर इस चुनाव पे भी देखने को मिलेगा। 24 के चुनाव में यूपी को लेकर कड़ी टक्कर है। इंडिया गठबंधन बनने और मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ी है। यही वजह है कि लोकसभा चुनावों के काउंटडाउन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर है, क्योंकि यहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं और पार्टी ने इस बार सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। यही वजह भी है कि यूपी का पूर्वांचल इलाका काफी अहम हो जाता है। बीजेपी के लिए पूर्वांचल का इलाका इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही आते। इसके अलावा मोदी सरकार के 3 मंत्री और योगी सरकार में 13 दूसरे मंत्री भी पूर्वांचल से ही आते। बावजूद इसके यहाँ की राजनीति पर जातिवाद का खासा प्रभाव देखा जाता है। 2019 लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो यहाँ से प्रधानमंत्री होने के बावजूद बीजेपी को यहाँ काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। बीजेपी को गाजीपुर, घोसी समेत कई सीटें गंवानी पड़ी, जहां पर 2014 के चुनाव में पार्टी को जीत मिली थी। यूपी का पूर्वांचल इलाका अपने आप में एक अलग तरह की सियासत लेकर आता है। कहा जाता है कि पूर्वांचल में नंबर 1 पर बिरादरी, नंबर 2 पर दल और नंबर 3 पर मुद्दे आते हैं। खास बात यह भी है कि 26 लोकसभा की सीटें इसी पूर्वांचल से आती हैं और पूरे यूपी की आबादी का 32% आबादी इसी पूर्वांचल में रहती है। खास बात यह भी है कि पूर्वांचल यूपी का पिछड़ा इलाका भी माना जाता है और यहां पर किसानों की भूमिका निर्णायक होती है। लेकिन पूर्वांचल वही इलाका है जिसने देश को 5 प्रधानमंत्री दिए हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। पूर्वांचल की 27 लोकसभा सीटों की बात करें तो इसमें वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर, भदोही, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज आते। पूर्वांचल की इन 27 सीटों पर जातिगत समीकरण की बात करें तो ओबीसी वोटर्स की संख्या 70,06,000 है। लोध 63,000, पाल 1,13,000, राजभर 10,03,000, निषाद बिंद 12,59,000, कुर्मी 26,89,000, राजपूत 26,80,000, ब्राह्मण 46 लाख, मुस्लिम 46,54,000, यादव 49,52,000 और SC/ST के 75,63,000 वोटर्स हैं। छठवें और 7वें चरण में पूर्वांचल में जीत पक्की करने के लिए एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों ने जातिगत समीकरणों को साधने की भरसक कोशिश की। 80 सीटों की लड़ाई में हर पार्टी ने बिरादरी के हिसाब से जिताऊ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन जाति फैक्टर मामले में अव्वल नजर आ रही। इंडिया गठबंधन ने 12 प्रत्याशी कुर्मी, निषाद, बिंद जैसी जातियों से उतारे। इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने यादवों से हटकर सुल्तानपुर से निषाद, प्रतापगढ़ से कुर्मी, फूलपुर से मौर्य, अंबेडकर नगर से कुर्मी, श्रावस्ती से कुर्मी, बस्ती से कुर्मी, संत कबीर नगर से निषाद, जौनपुर से कुशवाहा, गोरखपुर से निषाद, सलीमपुर से राजभर तथा मिर्जापुर से बिंद बिरादरी से प्रत्याशी खड़ा कर इन सीटों पर सत्ता पक्ष को कांटे की टक्कर देने की कोशिश की। वही समझौते के तहत मिली सीटों में से कांग्रेस ने भी महाराजगंज से कुर्मी बिरादरी से प्रत्याशी खड़ा कर मुकाबले को रोचक बनाने का काम किया। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष यानी बीजेपी ने भी इन जातियों को साधने की कोशिश की, लेकिन इन जातियों से प्रत्याशी देने में एनडीए गठबंधन विपक्ष से पीछे नजर आ रहा है। सबकी नजरें पूर्वांचल पर दरअसल इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 27 लोकसभा की सीटें अकेले पूर्वांचल से आती हैं। पूर्वांचल वही इलाका है जिसमें गोरखपुर भी आता है और जिसमें बनारस भी आता है। पूर्वांचल वही इलाका है जहां पर गोरखपुर से फिलहाल उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वहीं से आते हैं। बनारस
यानी कि वाराणसी, जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार चुनाव जीते थे, प्रधानमंत्री बने, 2019 में दूसरी बार वहां पर पहुंचे, प्रधानमंत्री बने, और 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर वहीं से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इस सब के बीच में वो हाई प्रोफाइल सीटें, ऐसा नहीं है कि विपक्ष पूर्वांचल में कमजोर है। यह अलग बात है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष वहां पर कमजोर नजर आया है। 2019 लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था और कुछ अहम सीटें जैसे कि आजमगढ़, जैसे कि गाजीपुर, ये जीतने में कामयाबी हासिल हुई थी विपक्ष को, सपा बसपा गठबंधन को। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है और बीएसपी अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में है। लिहाजा यह देखना होगा जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। इस सब के बीच आजमगढ़ में अगर इन विधानसभा चुनावों के लिहाज से देखें तो पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी मजबूत होकर उभरी है 2022 के विधानसभा चुनावों में। क्या उसका असर इसमें भी नजर आएगा? और लगातार जिस पीडीए का जिक्र लगातार अखिलेश यादव करते रहे हैं, वो कितना फायदा पहुंचाएगा, इस पर आगे बात होगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त आपको बता दें कि प्रियंका गांधी आज एक बार फिर से कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने के लिए चुनावी मैदान में उतरी। अपने पिता को याद करके प्रियंका भावुक हो गई। कहा, मैं जानती हूं कि शहादत का क्या मतलब है, मोदी जी इस भावना को नहीं समझ सकते। चुनावी रैली के दौरान पिता राजीव गांधी को याद करके प्रियंका गांधी भावुक हो गई। कहा, मेरे पिता को धन दौलत नहीं, शहादत मिली। मैं जानती हूं कि शहादत का क्या मतलब है। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली।